समस्या है तो समाधान भी है। ज़रूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। और कैसे शिक्षण संस्थान समाज में अपनी सार्थकता साबित कर सकते हैं, इसके लिए आपके द्वारा दिए गए सुझावों पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। समय तेजी से आगे भाग रहा है, इसलिए मंचासीन वक्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि समय की पाबंदी को देखते हुए प्रत्येक वक्ता 7 से 8 मिनट में अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर राहुल कुमार सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राहुल कुमार सिंह शांति निकेतन विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें प्रमुख हैं विचार और आलोचना, अंतर कथाओं के आईने में उपन्यास, विश्व सिनेमा का बाइस्कोप, हिंदी कहानी अंतर्वस्तु का शिल्प, जनजातीय नवजागरण, औपनिवेशीकरण के विरुद्ध आदिवासी चेतना, प्रतिरोध और परिवर्तन आदि। साहित्यिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु वर्ष 2018 में सीताराम शास्त्री स्मृति आलोचना पुरस्कार, वर्ष 2019 में बनवाली युवा कथा आलोचना सम्मान, वर्ष 2020 में देवी शंकर अवस्थी आलोचना सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो स्वागत कीजिए डॉक्टर राहुल कुमार सिंह का। सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित विद्वज्जन, चूंकि समय कम है और इतने कम समय में मैं किस रूप में अपनी बात रखूं, अभी सबसे बड़ी चुनौती तो यह है। फिर भी कोशिश करता हूं कि जो सोच कर आया था उसमें से जितना आपके सामने रख सकूं इस कम वक्त में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये शब्द पहली बार जब मैं +2 में था तब मैंने इस शब्द को सुना था, और तब से अब तक इस शब्द के साथ लगभग 27 से 28 वर्ष जो है वो गुजर चुके हैं। कई बार जो पदबंध या अवधारणा हमारे सामने निकल कर आता है और उसको जिस ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसके पीछे के निहितार्थों को समझने के लिए अलग से हमें बहुत कोशिश करनी होती है। मतलब इस शब्द के जन्म की अगर हम बात करें तो 1970 के आसपास रिसोर्स कंजर्वेशन के जो शुरुआती प्रयास हो रहे थे, तो वहां सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की एक बात आई थी, और फिर उस सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है वो डेवलपमेंट भी जुड़ा, और डेवलपमेंट को एक वैधता प्रदान करने के लिए सस्टेनेबिलिटी को एक तर्क के तौर पर उसके साथ जोड़ा गया। 1980-82 तक आते आते इस दिशा पर काफी काम हो चुका था, और 1987 में बर्डलैंड की जो रिपोर्ट आई थी उसमें पहली बार इसको अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया, और परिभाषित करते हुए इस बात को रेखांकित किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। इस व्याख्या से, इस परिभाषा से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। इतनी सुंदर बात, इससे क्या ही आपत्ति होगी। लेकिन थियरी एक बात होती है और प्रैक्टिस दूसरी बात होती है, और फिर जब इसको जमीन पर उतारा जाने लगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर जो चीजें हो रही थी और जहां वो डेवलपमेंट हो रहा था, सबसे ज्यादा जो है उस क्षेत्र की आबादी उससे प्रभावित होने लगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उस दायरे में फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका दायरा, उसकी परिधि जो है फैलती गई, और जो मामला केवल पर्यावरण से जुड़ा हुआ था
उसमें सोशल और इकोनॉमिक कंसर्न भी जो है वो शामिल होते चले गए, क्योंकि बिना उस सोशल और इकोनॉमिक कंसर्न को शामिल किए गए उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे जो है वो जारी नहीं रखा जा सकता था। बावजूद इसके उसकी पूरी अगर यात्रा को आप देखेंगे 21वीं सदी में जहां हम खड़े हैं, मैं उस बीच के थियरी वाले हिस्से को छोड़ रहा हूं क्योंकि समय कम है। हम आज जहां पर खड़े हैं उसके साथ जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, सीधे हम आते हैं देश की आज़ादी के आसपास, 15 अगस्त 1947 के आसपास। उस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर तो नहीं, लेकिन चीजें उस वक्त भी अधिग्रहित की गई। कारखानों से लेकर बांध तक जो है वो बनाए गए, तब उनका दायरा उसी ढंग से था और उसका उद्देश्य तब भी जो है वो राष्ट्र निर्माण की भूमिका से जुड़ा हुआ था। लेकिन तब के अधिग्रहण में और 2000 के बाद का जो अधिग्रहण है, अगर उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों का चरित्र बिल्कुल जो है वो बदल चुका है। अब राष्ट्र के नाम पर तो है ये अधिग्रहण, लेकिन वस्तुतः वो हित जो है उद्योगपतियों के संदर्भ में है। सस्टेन जो है वो जनता कर रही है और डेवलपमेंट जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म का हो रहा है। और आम जनता जो है, मतलब इस कॉलेज में आकर जब मैंने देखा, मुझे जब मालूम हुआ, तो मुझे ये कॉलेज उसका जीता जागता उदाहरण है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे, कोल माइंस के नाम पर जो है वो झरिया जो भुगत रहा है। तो जब तक आरएसपी कॉलेज का उत्थान नहीं हो जाता है, मेरे लिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई अर्थ नहीं रह जाता है यहाँ आने के बाद। तो ये डेवलपमेंट कि हम तो ये जानते थे कि आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, मेरे लिए ये नई बात है कि कॉलेज भी विस्थापित हुआ है। ये मैं जब आगे बात करूंगा कहीं, तो मैं इस बात को एक नजीर के तौर पर रखूंगा कि सिर्फ जो है इसको इस ढंग से जो हम देख रहे हैं कि जो है आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, ये मामला सिर्फ वहीं तक नहीं है। हम सब जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जीते जागते जो है विक्टिम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें पता नहीं है इसके भविष्य के बारे में कि ये कब, अगर 7 साल हो गए आए हुए, तो कब जाकर जो है वो आरएसपी कॉलेज जो है वो एक मुकाम पर पाएगा। उसका एक पहलू उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये भी है। तो हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बहरहाल मैं जो बात कह रहा था कि तब के और अब के में बहुत अंतर है। तब एक लिहाज था, एक पर्दा था। आज के देश में तो जो संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों की जो लूट है, उसमें जिन पर इसके सुरक्षा का जिम्मा था वही इसमें शामिल हो गए हैं। और मैं अब जो बात कह रहा हूं, एक नागरिक के बतौर कह रहा हूं कि एक नागरिक के बतौर लगातार इस लोकतंत्र में हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये हनन उसी राष्ट्र के नाम पर हो रहा है कि हम जो है उसको सवाल नहीं कर सके। मसलन अगर केवल हम झारखंड की बात करें, तो अभी संथाल परगना में पावर प्लांट लगा है गोड्डा में, राष्ट्र के नाम पर, लेकिन उसकी बिजली किसको सौंप बेची जाएगी वो आप देख लें। तो जमीनें जाए जो है वो आदिवासियों की, झारखंडियों की, और बिजली जो है आप बांग्लादेश को बेचे। और फिर चुनाव के वक्त जो है उस बांग्लादेश को जो है मुद्दा बनाए, तो मुनाफा भी आप खाएं और हर स्तर पर नुकसान हम सहें उसका। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पॉलिटिक्स है ना, उसके नरेशन को समझने की जरूरत है कि ये जो खूबसूरत जो शब्द हैं, इन शब्दों के पीछे की राजनीति क्या है। उस नेक्सस को समझने की जरूरत है कि जो नेक्सस हमारे संसाधनों को लूट रहा है, मैं नाम लेकर बोलूंगा तो चीजें पॉलिटिकल हो जाएंगी, इसलिए मैं मानता हूं कि आप इतने समझदार हैं कि मैं जो कह रहा हूं आप तक बात पहुंच रही है। झारखंड का कोई भी हिस्सा आप उठाकर देख लीजिए जहां पर यह अधिग्रहण हुआ है, वो माइथन भी आप देख सकते हैं, पंचेत भी आप देख सकते हैं, देवघर की तरफ जाएं, पुना से भी आप देख सकते हैं, रांची में जाएं, एचईसी भी देख सकते हैं। अभी जो रील वायरल हुई है गिरिडीह की, जिसमें एक इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि वो हिला रहा है पौधों को और काली जो है राख, पत्ते काले हो गए। ये कौन